Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 9 of Chemical Kinetics. In this lecture, we will be covering the topic number 8 of this chapter, and the topic is sequential or consecutive reaction. तो आइए देखें कि what is the meaning of sequential or consecutive reaction. Reactions in which a reactant gives product which further goes to give another product are called sequential or consecutive reaction. तो सपोज इनिशियली हमारे पास सिर्फ ए था और ए कन्वर्ट हो गया टू बी और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है K1, पर रिएक्शन यहीं स्टॉप नहीं हुआ. जो बी बना है वो फर्दर कन्वर्ट हो रहा है टू गिव सम अनदर प्रोडक्ट सी, और सपोज इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है K2. तो ऐसे केसेस को किस तरह से डील करना है, मतलब ऐसे केसेस में हम किस तरह टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी और सी को प्रेडिक्ट करेंगे, वही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इस लेक्चर में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ये देखें, रिएक्शन मैंने लिख दिया है ए गोज टू बी एंड बी गोज टू सी. इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2. तो अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि अलग अलग टाइम पर ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और सी का कंसंट्रेशन क्या होगा ये निकालना. अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ है A0, तो टी टाइम के बाद व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी एंड सी. तो अगर हमें टाइम के साथ कंसंट्रेशन निकालना होता है तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत होती है. और इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखने के पहला जो स्टेप होता है वो होता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस का लिखना. तो पहले हम अलग अलग डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस लिखेंगे फॉर द अबव मेंशन्ड प्रोसेस. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की, जिसको हम इंडिकेट करेंगे माइनस डी ए बाय डी टी से. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी, ये किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए पर. ए का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ये उतने ज्यादा रेट से डिसअपियर होगा, यानी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए. यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो माइनस डी ए बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. फिर मैं बात करूंगा बी के बारे में. तो बी अपीयर भी हो रहा है, इस रिएक्शन की वजह से बी अपीयर हो रहा है, पर इस रिएक्शन की वजह से बी डिसअपियर भी हो रहा है. तो बी के लिए जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज करी है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी नहीं बोली है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी वर्ड यूज किया है, क्योंकि बी इज फॉर्मिंग एज वेल एज डिसअपियरिंग. तो द वर्ड आई यूज्ड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, जो कि इंडिकेट करेंगे हम dB बाई dt से. तो अब सोचिए dB बाई dt को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए, दोनों रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर है. पहले रिएक्शन की वजह से B बन रहा है और B के बनने का रेट, पहले रिएक्शन की वजह से जो B के बनने का रेट होगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ A पर. A का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा, B के बनने का रेट उतना ज्यादा. तो ड्यू टू द फर्स्ट रिएक्शन वेयर बी इज फॉर्मिंग, उस वजह से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए. फिर ये जो फॉलो अप प्रोसेस है, यहां पर बी कंज्यूम हो रहा है या फिर डिसअपियरेंस हो रहा है. तो जो डीबी बाई डी टी इस प्रोसेस के लिए होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से बी कम हो रहा है. और बी के कम होने का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ बी पर. बी जितना ज्यादा बना होगा उतने ही ज्यादा रेट से वो फर्दर डिसअपियर हो रहा होगा. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी ड्यू टू दिस रिएक्शन, उसको हम लिख सकते हैं माइनस K2
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि बी के डिसअपियर होने का जो रेट है, बी के रिएक्ट होने का जो रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी पर। जितना ज्यादा बी होगा उतने ज्यादा रेट से वो डिसअपियर करेगा। सो दिस इज आवर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन related to rate of change of B. Now let us look at C. इस पूरे प्रोसेस में C तो सिर्फ फॉर्म हो रहा है, C फर्दर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो C के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। और इसको हम इंडिकेट करेंगे बाय dC/dt। तो अब बताइए कि dC/dt किसके बराबर होगा? जो C के बनने का रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ बी पर। बी जितना ज्यादा उतने ज्यादा रेट से सी बनेगा। तो dC/dt किसके इक्वल होगा? K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर। तो dC/dt को हम लिखेंगे K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो दीज आर द डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस फॉर दिस प्रोसेस। अब अगला स्टेप होगा इनको इंटीग्रेट करना। ये अब जो हमारी तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई, अब हम उनको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करें विद इन लिमिट्स, तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 क्या थी? माइनस dA/dt इज इक्वल टू K1 इंटू ए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई की पावर माइनस K1t। देखिए ए पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए बी बना रहा है। अब बी फर्दर सी बनाए या ना बनाए, उससे ए के कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ए का तो वही एक्सप्रेशन आएगा जो अभी तक आता था। फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बी के ऊपर। इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ बी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वी नीड टू इंटीग्रेट equation 2. Let us write again. What was equation 2? Equation 2 was dV/dt. अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना रहा हूं, ये आप अज्यूम करके रखिए कि स्क्वायर ब्रैकेट तो है साथ में। तो dV/dt क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ B, दैट वाज रिटन एज K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है अगर हमें बी का कंसंट्रेशन निकालना है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक काम करते हैं, इस टर्म को लेफ्ट में लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? dV/dt प्लस बी प्लस K2b इज इक्वल टू K1a। Let us call it equation number 5. तो अब इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। यहां पर हमें क्या ए की वैल्यू पता है किसी भी टाइम टी पर? देखिए ये A0 नहीं है, ये क्या होगा? ए एट टाइम टी। जो बी के बनने का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ए पर वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि ए का कंसंट्रेशन तो खुद चेंज होता जा रहा है। तो ये बेसिकली एटी है। तो एटी को हम क्या लिख सकते हैं? इस एक्सप्रेशन का यूज करके एटी को हम लिख सकते हैं A0 इंटू ई की पावर माइनस K1t। यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? dV/dt प्लस K2b इज इक्वल टू K1 इंटू ई की जगह क्या लिखेंगे? A0 इंटू ई की पावर माइनस K1t। तो अगर हमें बी का कंसंट्रेशन चाहिए एट एनी गिवन टाइम, तो इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल इतना इजीली नहीं है
क्योंकि इसमें हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। सोचिए, वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल कौन है इस इक्वेशन में? एक तो बी वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है। ये ए नॉट तो कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, बस बी वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है। तो आप इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं कि एक तरफ सारे बी के टर्म हो और एक तरफ सारे टाइम के टर्म हो। तो ऐसी ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब कैसे सॉल्व करते हैं, आइए वो हम देखते हैं। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है तो ये आप खुद गेस कर सकते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। और अगर वो नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा कि इस इक्वेशन को किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं। सो नाउ लेट अस डू दैट। चलिए देखें। तो अब व्हाट इज द प्रॉब्लम एट हैंड? प्रॉब्लम है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना ताकि हम बी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर पाए। तो अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं बी और टी, इनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल is not possible as we cannot separate the variables. We cannot separate the variables. Variables क्या है? B and time. तो अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो ऐसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं जो आप मैथ्स में पढ़ोगे। हम इस पूरी इक्वेशन को एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो टू इंटीग्रेट दिस वी मल्टीप्लाई the whole equation by an integrating factor। और यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e की पावर k2 इंटू टी। ये आपको अपने आप समझ आएगा कि यही क्यों हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया है। तो लेफ्ट एंड राइट इस इक्वेशन को e की पावर k2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट वाले टर्म को अगर e की पावर k2 t से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? e की पावर k2 t इंटू dv बाई dt। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना रहा हूं, अज्यूम कर लो कि स्क्वायर ब्रैकेट तो है ही जहां पर भी कंसेंट्रेशन लिखा है। dv बाई dt प्लस k2b इज इक्वल टू k1 इंटू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस k1t इंटू ई की पावर k2t। तो लेफ्ट एंड राइट अगर ई की पावर k2t से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा करने से अब ये इक्वेशन इजी टू इंटीग्रेट हो जाएगी। देखते जाइए कैसे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे। ये टर्म क्या बन गया? ई की पावर k2t इंटू dv बाई dt प्लस k2 इंटू ई की पावर k2t इंटू b। दिस इज इक्वल टू k1 इंटू ए नॉट इंटू ई की पावर k2 माइनस k1 इंटू t।
तो पूरी इक्वेशन को e की पावर k2t से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ। आई एम रबिंग दिस पार्ट नाउ। चलिए देखते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को e की पावर k2t से मल्टीप्लाई करने का हमें क्या बेनिफिट मिला। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म बने हैं इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर k2t इंटू बी, ई की पावर k2t इंटू बी, ये इसका d बाई डी टी है। नहीं यकीन हो रहा तो एक बार इसका जरा d बाई डी टी करके देखो। चेन रूल अगर आप लगाओगे तो एक बार e की पावर k2t कॉमन रख लेंगे और dv बाई डी टी आ जाएगा, प्लस अगली बार b बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी ऑफ e की पावर k2t क्या होगा, k2 इंटू ई की पावर k2t। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है इट इज बेसिकली दिस, यानी हम अब क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ ई की पावर k2t इंटू बी इज इक्वल टू k1 इंटू ए नॉट इंटू ई की पावर k2 माइनस k1 इंटू टी। यहां तक क्लियर है। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं d ऑफ ई की पावर k2t इंटू बी, दिस इज इक्वल टू k1 इंटू ए नॉट, ये तो कॉन्स्टेंट्स है, इंटू ई की पावर k2 माइनस k1 इंटू टी dt। तो अब इस इक्वेशन के वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो अब हम इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो एक तो हमें लिमिट्स की बात करनी होगी पहले। जब टाइम 0 है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, d ऑफ एनीथिंग, उसका इंटीग्रेशन तो यही होता है। तो जब टाइम 0 है तो इस टर्म की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या है e की पावर k2t, तो ये तो 1 हो जाएगा इंटू बी, ये b बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, मैंने बस स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाया है। तो जब टाइम 0 है तो ये वाला टर्म क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ b के बराबर, पर टाइम 0 पर तो b था ही नहीं, टाइम 0 पर तो सिर्फ a था, तो टाइम 0 पर तो b का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 ही होगा। तो जब टाइम 0 है तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 के बराबर। फिर जब टाइम कुछ t हो गया तो ये पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर k2t, थोड़ा रब कर दे, e की पावर k2t इंटू बी के बराबर। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर k2t इंटू बी माइनस 0, तो बेसिकली e की पावर k2t इंटू बी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म। जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है उसका इंटीग्रेशन करें तो यहां k1 इंटू ए नॉट, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गए,
और e की पावर kt या k2 माइनस k1t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर k2 माइनस k1t अपॉन k2 माइनस k1। तो जो k2 माइनस k1 आएगा उसको मैं बाहर लिख देता हूं। अब ये टर्म भी इंटीग्रेट हो गया। फिर इसमें अगर आप जब लिमिट लगाओगे टाइम 0 से टाइम t पर, तो हमें क्या मिलेगा यहां से? आइए अब इसमें भी लिमिट लगा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म तो यही रहेगा, e की पावर k2 t इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ b। कंसेंट्रेशन है b का, स्क्वायर ब्रैकेट ही बना देता हूं अगर बार बार भूल ना जाओ। तो ये किसके बराबर होगा? k1 इंटू ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन k2 माइनस k1 इंटू, जब टाइम t है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? e की पावर k2 माइनस k1 इंटू टी, और जब टाइम 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 1। दिस माइनस 1। अब लिमिट भी लग गई। तो फाइनली क्या हमारा b का एक्सप्रेशन आ गया? यस, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t इज इक्वल टू, यहां पर e की पावर माइनस के टी बन जाएगा, यानी k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 इंटू e की पावर माइनस k2t बनकर ये जाएगा ना। तो e की पावर माइनस k2t इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? e की पावर माइनस k1t माइनस, बेसिकली ये जो e की पावर k2t था इसको मैंने यहां भेज दिया, तो अब ये यहां क्या लिखाएगा? e की पावर माइनस k2t, फिर उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला टर्म e की पावर माइनस k2t इंटू e की पावर k2 माइनस k1t, तो k2t और माइनस k2t कट जाएगा, यानी पहला टर्म क्या बन गया? e की पावर माइनस k1t, और दूसरा टर्म क्या बन गया? e की पावर माइनस k2t। So this is finally the expression of concentration of B at any time t। तो आप देख सकते हैं कि ये एडवांस का ही टॉपिक है, इतनी डिफिकल्ट चीजें मेंस या नीट में तो नहीं आती है। अच्छा, अब ए का जो कंसंट्रेशन है वो तो लगातार कम होता जा रहा है, पर बी के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? जो बी का कंसंट्रेशन है वो जनरली पहले बढ़ेगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और उसके बाद डिक्रीज होता जाएगा। और जबकि जो सी है, ए बी के बाद जो सी है, सी का कंसंट्रेशन तो रेगुलरली बढ़ता ही रहेगा। तो ये बात मैं एक बार लिख देता हूं कि इन जनरल concentration of A will decrease exponentially। A का कंसेंट्रेशन तो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम ही होता रहेगा। concentration of B will first increase up to a maximum and then decrease, while concentration of C वो तो टाइम के साथ बस बढ़ता ही जाएगा, उसमें तो घटना है नहीं। तो concentration of while concentration of C
increases regularly with time या increases steadily with time. आगे जाके हम कंसेंट्रेशन ऑफ सी का भी एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे, बट बी का ही अपने आप में काफी चैलेंजिंग पार्ट था. होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. किस तरह से हमने एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट किया बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर k2t. दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ बी. देखिए बी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि बी का कंसेंट्रेशन पहले बढ़ेगा, एक मैक्सिमा अटेन करेगा और उसके बाद एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा. तो ऐसा हम लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनिशियली सिर्फ ए था आपके पास, तो इनिशियली तो बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन वुड बी मोर देन रेट ऑफ डीके, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो बी का अमाउंट अब काफी ज्यादा हो चुका होगा और बी के बनने का रेट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना बी का डीके होने का रेट होगा. तो टाइम के साथ पहले तो बी की वैल्यू बढ़ेगी, एक मैक्सिमा अटेन करेगी और उसके बाद लगातार कम होती जाएगी. तो अभी इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि कितने टाइम के बाद जो बी का कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम पर पहुंचा होगा. सो टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स मैक्सिमम. तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम है तो उस टाइम पर dB by dt should be equal to 0. dV by dt must be equal to 0. अब अपनी इक्वेशन नंबर 2 याद करिए. इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने dV by dt को क्या बोला था. dV by dt होगा K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B. तो दिस शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर इसको 0 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा. K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B. जिस टाइम पर ये चीज ट्रू होगी उस टाइम पर B का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होगा. तो कंसेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम, हम कंसेंट्रेशन ऑफ A को क्या लिख सकते हैं. कंसेंट्रेशन ऑफ A को लिखा जा सकता है A नॉट इंटू ई की पावर माइनस K1t. और कंसेंट्रेशन ऑफ बी को किसी भी टाइम पर हम क्या लिख सकते हैं. अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया. कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t कैन बी रिटन एज K1 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई की पावर माइनस K1t माइनस ई की पावर माइनस K2t. तो जब ये चीज ट्रू होगी जिस टाइम पर, उस टाइम पर बी का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होगा. अब इधर K1 ए नॉट और K1 ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इस टर्म को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. K2 माइनस K1 को यहां भेज देते हैं, K2 माइनस K1 और K2 को इधर भेज देते हैं. तो K2 माइनस K1 अपॉन K2 ई की पावर माइनस K1t को इधर डिनोमिनेटर में भेज देते हैं इज इक्वल टू ई की पावर माइनस K1t माइनस ई की पावर माइनस K2t डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस K1t. तो इसको हम कैसे लिख दें. K2 माइनस K1 अपॉन K2 ये हो गया 1 माइनस K1 बाय K2. आई एम रबिंग दिस ऑल्सो. तो K2 माइनस K1 अपॉन K2 ये हो गया 1 माइनस K1 बाय K2 और e की पावर माइनस K1t माइनस e की पावर माइनस K2t अपॉन e की पावर माइनस K1t ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर K1 माइनस K2 इंटू टी. तो 1 और 1 तो कट गया, क्या मिल गया. K1 बाय K2 इज इक्वल टू ई की पावर
K1 माइनस K2 इंटू टी। अब आपको तो टाइम निकालना है, तो दोनों तरफ इसका ln ले लो, नेचुरल लॉग। तो ये क्या हो जाएगा, ln K1 बाई K2 इज इक्वल टू K1 माइनस K2 इंटू टी। तो फाइनली टाइम आ जाएगा, टाइम एट विच कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। वो टाइम क्या होगा, ln K1 बाई K2 divided by K1 minus K2. So this is the time at which concentration of B will attain its maximum value. नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होगी बी की वो कितनी होगी। फिर से बी मैंने बोला था एक बार मैक्सिमम होगा और फिर डिक्रीज होगा। सो व्हाट इज दिस मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ बी। तो देखें, हम कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम ये किस फॉर्मूला से दे सकते हैं। अभी हमने जो डिराइव किया था ये होगा K1 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2T। अब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कब होगा, उस टाइम पर जो भी हमने पिछले उसमें डिराइव किया है। तो एट मैक्सिमम कंसेंट्रेशन टाइम कितना होना चाहिए, टाइम की जगह आप क्या लिख देंगे, टाइम होना चाहिए ln K1 बाई K2 माइनस ln K1 बाई K2 अपॉन K1 माइनस K2। तो टाइम की वैल्यू मैं लिख दूंगा जो भी हमने डिराइव करी थी ना, किस टाइम पर मैक्सिमम होता है कंसंट्रेशन, जस्ट अभी इसके पहले। तो वो टाइम कितना आया था, ln K1 बाई K2 अपॉन K1 माइनस K2। तो ये अपॉन में इसको यहां लिख देते हैं, अपॉन K1 माइनस K2 माइनस ई की पावर माइनस K2, और यहां पे भी वही वाला टाइम लिख दे, मैक्सिमम टाइम कितना आया था, ln K1 बाई K2 अपॉन K1 माइनस K2। तो K1 माइनस K2 यहां लिख दिया मैंने ताकि थोड़ी अच्छी दिखे इक्वेशन। तो ये आ गया मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या इसको थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता है, तो सम a इंटू ln x, ये क्या हो जाता है, ln x की पावर a। तो ये जो पूरा टर्म है ये K1 बाई K2 की पावर में चला जाएगा, यानी ये टर्म अब क्या बन गया, K1 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1, और ये टर्म हो गया e की पावर ln K1 बाई K2 की पावर माइनस K1 अपॉन K1 प्लस K2, सॉरी K1 माइनस K2 माइनस e की पावर ln K1 बाई K2 की पावर माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब e की पावर ln x, अगर आपने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो e की पावर ln x इज बेसिकली x। तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, K1 बाई K2 की पावर माइनस K1 अपॉन K1 माइनस K2। तो इसको अब हम बस रीअरेंज ही कर रहे हैं, ये सिर्फ मैथ्स ही है, अब इसमें आपको कहीं केमिस्ट्री नहीं दिख रही होगी, दिस इज मैथ्स। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ B max, it could be written as K1 into A naught upon K2 minus K1
इंटू K1 बाई K2 की पावर माइनस K1 अपॉन K1 माइनस K2 है ना, तो इसको K1 अपॉन K2 माइनस K1 करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा K1 अपॉन K2 माइनस K1 माइनस K1 अपॉन K2 की पावर, यहाँ पे भी सॉरी माइनस K1 था, K1 माइनस K2 था, तो ये भी क्या हो जाएगा K2 अपॉन K2 माइनस K1, दिस माइनस K1 बाई K2 की पावर K2 अपॉन K2 माइनस K1. So this is finally the expression of maximum concentration of B. अब फाइनली हम इस टीडीएस लेक्चर के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं एंड दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सी। देखिए सी का कंसंट्रेशन तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा टाइम के साथ, पर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी का, वो अब हमें ऑब्टेन करना है। तो देखिए जो तीन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें से तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू, जो सी के बनने का रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ बी पर। बी का रेट, बी का कंसंट्रेशन जो होगा उतना ज्यादा सी के बनने का रेट होगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू के टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और कंसंट्रेशन ऑफ बी को हमने क्या लिखा था, जो हमने डिराइव किया था, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी कैन बी रिटन एज K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2T। तो डीसी बाई डी को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। अब हमें सी का इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन चाहिए, तो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, एक तरफ डीसी लिख दो और dt को वहां भेज दो और इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर दो। तो क्या मिलेगा, डीसी इज इक्वल टू दिस होल थिंग K1 K2 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2T, और इसका इंटीग्रेशन करना है dt के रिस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो और विद इन द लिमिट्स वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। ये सब तो कॉन्स्टेंट्स है तो ये तो बाहर रहेंगे इंटीग्रेशन साइन के। अब जब टाइम जीरो था तो सी का कंसंट्रेशन कितना था, जीरो। जब टाइम कुछ टी हो गया तो सपोज सी का कंसंट्रेशन हो गया सी, तो डीसी का इंटीग्रेशन आ जाएगा सी, लिमिट्स लगा देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली हम क्या लिख देंगे, सी। राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, आइए इंटीग्रेट करें अब इस टर्म को। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सी आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये किसके बराबर होगा, K1 इंटू K2 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1, और ई की पावर माइनस K1T का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा ई की पावर माइनस K1T अपॉन माइनस K1। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर माइनस K1T अपॉन माइनस K1 माइनस ई की पावर माइनस K2T अपॉन माइनस K2। तो इसको हम प्लस करके लिख देते हैं और इधर K2 लिख देते हैं, इस माइनस साइन को ऊपर भेज देते हैं। अब जब आप इसमें लिमिट लगाओगे 0 से t, तो चलिए अब इधर लिमिट्स लगा देते हैं
तो अगर हम लिमिट्स लगाएंगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ सी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू A0 अपॉन K2 माइनस K1। और जब टाइम t है तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस K1t अपॉन K1। और जब टाइम 0 है तो ये हो जाएगा 1। यानी बेसिकली पहले इसमें लगा देते हैं लिमिट। कि इसी में लगा दे, इसमें लगा देते हैं पहले लिमिट। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस K1t माइनस 1। तो वो माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली लिमिट्स ही लगा रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ये टर्म बन जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस K1t अपॉन K1। ये पहला टर्म बन जाएगा। दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, ये प्लस में आएगा 1 माइनस ई की पावर। तो अगर इसको भी इस सिमिलर वे में ही लाना है तो इसके आगे एक मैं माइनस साइन और लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस K2t अपॉन K2। ये वाले पार्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पर लिमिट लगाई है। एक बार टाइम t लिखा है, एक बार टाइम 0 लिखा है। आप खुद भी ये चीज करके देख लो तो ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पर कुछ और नहीं किया है, सिंपली लिमिट्स ही लगाई है। तो अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये K2 इंटू दिस माइनस K1 इंटू दिस अपॉन K1 K2। और जो K1 K2 है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली C का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू A0 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू K2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस K1t माइनस K1 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस K2t। तो फाइनली आ गया C का एक्सप्रेशन। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। थैंक यू।